दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझेंगे, जो हमें दो टर्म्स के बारे में बताता है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखिए, ये जो दोनों ही टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये बार बार टर्म्स यूज होंगी और हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए और एग्जाम में भी पूछता है कि ये क्या होता है। अब देखिए, होल्डर कौन होता है? होल्डर या तो बियरर होगा या फिर इंडोर्सर होगा। किस चीज का? इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? तो जो होल्डर है किसका, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, तीनों ही चीजों के लिए कोई भी व्यक्ति जो कि एंटाइटल्ड है, ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटाइटल्ड ऑन हिज ओन नेम। क्या है? जो कि एंटाइटल है ऑन हिज ओन नेम टू द पोजीशन, जो कि एंटाइटल्ड है ऑन हिज ओन नेम टू द पोजीशन कि जो एंटाइटल है अपने नाम पे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन के लिए, या फिर उस मनी को रिसीव या रिकवर करने के लिए, जो भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ड्यू होगा, तो उसी को हम होल्डर बोल देते हैं। तो होल्डर कौन है? होल्डर वह व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है जो कि एंटाइटल्ड है अपने नाम के ऊपर, मतलब हु इज एंटाइटल इन हिज ओन नेम, किस चीज के लिए? या पोजीशन के लिए, और उस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी पेमेंट को रिसीव या रिकवर करने के लिए जब वो ड्यू हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? होल्डर बोल देते हैं। जहां पे मान लीजिए कि ये जो प्रॉमिसरी नोट था या बिल ऑफ एक्सचेंज था या फिर चेक था, वो लॉस्ट हो जाता है या फिर मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी कारण से, क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका होल्डर कौन कहलाएगा? उसका होल्डर वही कहलाएगा जो व्यक्ति जिस वक्त वो लॉस्ट हुआ इंस्ट्रूमेंट या डिस्ट्रॉय हुआ, उस वक्त जो एंटाइटल्ड था उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब कि एंटाइटल्ड था अपने नाम के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए, पोजीशन रखने के लिए, और उसके ऊपर उसकी रिसीव करने के लिए या रिकवर करने के लिए जो भी अमाउंट ड्यू है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, तो वही व्यक्ति होल्डर कहलाएगा। जो लॉस या डिस्ट्रॉय करते वक्त उसका होल्डर था, वही व्यक्ति होल्डर कहलाएगा। यहाँ पे हमेशा ये जो वर्ड है एंटाइटल्ड ऑन हिज ओन नेम, इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा जब भी वो आपसे पूछेगा एंटाइटल इन हिज ओन नेम, इसको जरूर यूज कीजिएगा, तो आपको जो मार्क्स है वो पूरे मिलेंगे और आपका टॉपिक भी जो है वो क्लियर रहेगा। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है इसके अंदर। तो होल्डर्स जो होंगे वो सिर्फ कौन होंगे? डी जुरे होल्डर होंगे। हम क्या बोल सकते हैं? डी जुरे होल्डर होंगे, वो डी फैक्टो होल्डर नहीं होंगे। अब डी जुरे होल्डर क्या होता है? डी फैक्टो होल्डर क्या होता है? डी जुरे होल्डर मतलब जिसके पास राइट है, जो लीगली इंटाइटल्ड है उसको होल्ड करने का, सिर्फ वही होंगे। डी फैक्टो मतलब रियलिटी में जो उसको होल्ड करे। मान लीजिए खो के एक इंस्ट्रूमेंट ए से बी के पास चला गया, तो यहाँ पे अगर अपने नाम के ऊपर इंटाइटल्ड सिर्फ ए था उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के, उसके पोजीशन लेने के लिए, उसके अमाउंट को रिकवर करने के लिए, तो ए ही जो है वो क्या कहलाएगा? होल्डर कहलाएगा। अगर वो खो के, लॉस्ट होके या किसी भी तरीके से बी के पास चला गया, तो बी उसका जो है होल्डर नहीं कहलाएगा। हालांकि अगर आप देखो तो डी फैक्टो होल्डर कौन है इसका? बी है। और डी जुरे होल्डर कौन है इसका? ए है। तो ए जो है इसका ऑनर होल्डर माना जाएगा, बी इसका होल्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि डी फैक्टो होल्डर को हम नहीं मानते, हम डी जुरे होल्डर को मानते हैं। तो ए जो है इसका होल्डर माना जाएगा। होल्डर एक तरीके से देखा जाए तो किस किस को इंक्लूड कर लेगा? पेई को इंक्लूड कर लेगा, और बियरर को इंक्लूड कर लेगा, या फिर इंडोर्स को इंक्लूड कर लेगा। तो इन सबको ये इंक्लूड कर लेता है। तो इतने से हमें समझ आया था कि होल्डर कौन होता है। होल्डर वही व्यक्ति होता है जो जो अपने नाम के ऊपर इंटाइटल इन हिज ओन नेम होता है, उसकी पोजीशन या फिर उसकी पेमेंट रिसीव करने के लिए जो भी इंटाइटल होता है उसी को हम होल्डर बोल देते हैं। जो एग्जांपल से भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। ये टर्म जो हमने पहले भी समझी हुई है, हम फिर से समझेंगे इस टर्म को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वह व्यक्ति होता है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंसीडरेशन के बदले में लेता है
और गुड फेथ के अंदर लेता है। जैसे मान लीजिए ए के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज खो के या फॉर्जरी से किसी भी तरीके से बी अपने पास ले लेता है, लेकिन आगे फिर ये सी को ट्रांसफर कर देता है, मतलब निगोशिएट कर देता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को। कैसे करता है? मतलब इस सी को इस डिफेक्ट के बारे में नहीं पता होता। सी जो है सो गुड फेथ में कंसिडरेशन के लिए लेता है। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या बन जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। एक तरीके से अगर ये चीज बीच में आ जाती है तो यहाँ पे जितने भी पीछे की गलतियां थी, जो भी पीछे की चीजें थी, सब खत्म हो जाती हैं। अब ये इसका एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए 4 बातें पूरी होनी जरूरी है। और वो 4 बातें क्या क्या है? पहली बात कंसीडरेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ए के पास इंस्ट्रूमेंट था, वो खो के या जैसे भी बी के पास चला गया और बी ने उसको सी को आगे दे दिया। अब जो सी है उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट इससे लिया हो, या किसके लिए लिया हो? कंसीडरेशन के लिए लिया हो। उसके अंदर कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि किसी ना किसी वैल्यू के लिए उसने उसको लिया हो। अगर उसकी कोई वैल्यू के लिए नहीं लिया तो फिर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा, चाहे बाकी जितने जो बाकी 3 एलिमेंट जो भी हम पढ़ेंगे वो चाहे पूरे क्यों ना हो रहे हो। तो चारों के चारों एलिमेंट होने ज़रूरी हैं। दूसरी बात क्या आती है कि एक तो उसने कंसीडरेशन मतलब कि वैल्यू के लिए लिया हो, दूसरी बात मेच्योरिटी से पहले लिया हो। जैसे अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ, 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ, तो उससे पहले, उसके ड्यू होने से पहले, मेच्योरिटी से पहले ही उसने वो लिया होना चाहिए। मतलब ए का जो प्रोमिसरी नोट था या बिल था वो खो गया और बी के पास आ गया, बी ने इसको सी को दिया। अब सी को दिया तो इसने कंसिडरेशन के लिए, लेकिन ये जो इसकी पेमेंट थी वो 3 महीने के बाद मिलनी थी। और अगर ये विद इन 3 मंथ्स इसके पास चला जाता तब तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स इसके पास जाएगा सी के पास, तो फिर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। तो ये विद इन मेच्योरिटी पीरियड जो है इसके पास आ जाना चाहिए था। तीसरी बात क्या बोलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी वो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए। जो तीसरी बात है वो क्या है कि वो कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए उसके फेस के ऊपर। अब फेस मतलब कि उसके बैक पे भी जो एंडोर्समेंट, अगर मान लीजिए अगर ये इसकी बैक है तो इसके ऊपर अगर कोई एंडोर्समेंट की गई है किस किस के नाम पे, जो डेट पे गए वो सब, तो वो वहां पे भी पूरा होना चाहिए। तो एक तरीके से पूरी जितनी भी चीजें हैं वो एक तरीके से कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए। और जो व्यक्ति इसको ले रहा है आगे, जो भी व्यक्ति इसको ले रहा है, उसकी ये ड्यूटी है कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एग्जामिन करे, सही से देखे कि ये सभी तरीके से पूरा है, रेगुलर है, कंप्लीट है या नहीं है। अगर इसके अंदर कोई मटेरियल डिफेक्ट है तो अगर मान लीजिए उसने एग्जामिन नहीं किया, जैसे सी अगर मान लीजिए एग्जामिन नहीं करता और उसके अंदर कोई मटेरियल डिफेक्ट होता तो फिर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाता। कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है उसको चेक करना, ये इसकी ड्यूटी बनती है जो भी व्यक्ति इसको आगे इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है, कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट वो ले रहा है वो कंप्लीट है, वो रेगुलर है, उसको ये चेक करना उसी की ड्यूटी है। और चौथी बात क्या होती है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसने कैसे लिया हो? गुड फेथ के अंदर लिया हो। उसको नहीं पता था कि पीछे से ऐसे चल के आ रहा है, कि पीछे से जो बी है उसने उसको चोरी करके लिया है या उसको खोया हुआ मिला है, वो उसका होल्डर नहीं है। उसको इस बारे में नहीं लगा, वो उसने गुड फेथ में लिया कि भाई जैसे कि इसने इसके अगर कोई पैसे देने थे, बदले में इसका कोई काम किया था तो उसके बदले इसने लिया, इसने गुड फेथ में लिया। उसको किसी भी डिफेक्ट के बारे में उस इंस्ट्रूमेंट के नहीं पता था, तभी ये कहलाएगा। तो गुड फेथ होना ज़रूरी है। तो ये 4 बातें अगर पूरी होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट कंसीडरेशन, सेकंड कौन सी कि कंप्लीट मेच्योरिटी से पहले लिया हो, तीसरी बात कौन सी कि वो कंप्लीट एंड रेगुलर, और चौथी बात कौन सी? वो गुड फेथ के अंदर लिया हो। अगर ये 4 बातें पूरी होती हैं तभी वो जो व्यक्ति जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, अदरवाइज वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। तो यही मतलब होता है होल्डर का एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का। तो मुझे लगता है आपको मीनिंग समझ आ गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे जो है हम सेक्शन 10 से आगे के सेक्शन देखेंगे और पूरे NI एक्ट को हम धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे।